हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष अग्रवाल है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ साथ बिहेवियर प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन, इस पर भी काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ। मैं फेब्राइल कन्वर्जन इस विषय पे आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। इस टॉपिक में हम ये क्यों होता है, इससे बचना कैसा है, जब झटके आए तब करना क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इस बारे में आपसे डिटेल कर चर्चा करेंगे। फेब्राइल कन्वर्जन इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। इट इज़ कॉज बाय फीवर। जब बुखार आता है तभी ये झटके आते हैं। जनरली बुखार क्यों आता है? जनरली इन्फेक्शन से आता है। बुखार के से झटके आते हैं, इन्फेक्शन के वजह से झटके नहीं आते। जनरली ये प्रॉब्लम 6 महीने से लेकर 6 साल के बच्चों के बीच में दिखता है। इट इज़ अ वेरी बिनाइन कंडीशन। ऑलमोस्ट 4% ऑफ चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बाय दिस प्रॉब्लम। लेकिन इस झटके की बीमारी नहीं है और ना झटके की बीमारी में होने के आगे चांसेस होते हैं। कन्वर्जन ऑकर जब बुखार है तभी होएगा, बगैर बुखार के झटके नहीं आएंगे। अगर बगैर बुखार के झटके आते हैं तो वो फेब्राइल कन्वर्जन नहीं होते। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन होता है। जनरलाइज मतलब बॉडी का हर पार्ट इसका इफेक्ट हो जाता है। टोनिक मतलब ऐसा और क्लोनिक मतलब ऐसा मूवमेंट। इस तरह के मूवमेंट दिखते हैं या इस तरह से टाइट दिखते हैं, लेकिन पूरी बॉडी, हाथ और पैर दोनों भी इफेक्ट होता है, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। ये जनरली झटके 30 सेकंड से लेकर 15 मिनट तक चलते हैं। अगर 15 मिनट से ज़्यादा झटके चल रहे तो नॉर्मल नहीं है, और झटके ख़त्म होने के बाद बच्चा थोड़ी देर सुस्त हो सकता है, लेकिन जनरली बहुत जल्दी वो नॉर्मल और कॉन्शियस हो जाता है। बुखार में झटके हैं मतलब वो फेब्राइल कन्वर्जन है क्या? नहीं, कभी कभी वो एटिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन भी हो सकते हैं। जैसे एक साइड का झटका रहा या बॉडी का एक ही पार्ट हिल रहा तो वो एटिपिकल है। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है या 6 साल से ज़्यादा है तो वो भी एटिपिकल कन्वर्जन है। अगर कन्वर्जन झटके का टाइम 15 मिनट से ज़्यादा जा रहा है तो भी वो एटिपिकल कन्वर्जन है। अगर 24 घंटे के अंदर 2 या 2 से बार झटके आते हैं बच्चे को, वो भी एटिपिकल कन्वर्जन है। और बच्चा अगर झटके खत्म होने के बाद बेहोश हो जाता है काफ़ी देर तक तो भी एटिपिकल कन्वर्जन है। ये हमें पता करना जरूरी होता है कि टिपिकल है या एटिपिकल है, क्योंकि टिपिकल कन्वर्जन में ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ ट्रीटमेंट पार्ट ज़्यादा जरूरी होता है। और एटिपिकल कन्वर्जन में इन्वेस्टिगेशन की भी काफ़ी ज़्यादा जरूरत होती है। तो इन्वेस्टिगेशन क्या करना है टिपिकल फेब्राइल कन्वर्जन में? बुखार कोई ना कोई कारण से आता है, उसके लिए काफ़ी टेस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। आपका डॉक्टर जो भी टेस्ट करे उसको आप करवा लीजिए। लेकिन बुखार के झटके में हीमोग्लोबिन कम रहा तो झटके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैल्शियम कम रहा तो झटके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हीमोग्लोबिन और कैल्शियम जरूर करना चाहिए। जनरली झटके हो तो सिटी स्कैन या ईईजी करें, ऐसे बहुत सारे लोगों की धारणा है, वैसी धारणा नहीं होना चाहिए। सिटी स्कैन या ईईजी नहीं करना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ फेब्राइल कन्वर्जन। ये सब जो वीडियो सीरीज हम अलग अलग बीमारियों पे आपके साथ जो बना रहे हैं, इसमें प्रिवेंशन पे हम काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं ताकि आपके बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके। ट्रीटमेंट क्या है? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब बगैर डॉक्टर की ट्रीटमेंट क्या है, जब झटके आ रहे तब करना क्या है और क्या नहीं करना है, और झटके खत्म होने के बाद क्या करना है, इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब झटके आ रहे तो आपको शांत रहना है। जनरली झटके आए तो सभी लोग बहुत ज़्यादा बेचैन और बहुत ज़्यादा चिल्लाना शुरू करते, नहीं करना है। झटके आते वक्त 1 या 2 इंसान भी उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको देखना है कि बच्चे की सांस चल रही क्या, इसलिए गले में कुछ बंधा है या नाक में कुछ रखा है, टाइट कपड़े तो उसको लूज़ कीजिए। और बच्चे को एक साइड से एक करवट पे ऐसा लैटरल पोजीशन पे सुलाना है, सीधा या उल्टा नहीं सुलाना है। इससे क्या होता है, जो मुंह में थूक जमा हो रहा है वो अपने आप नीचे गिर जाता है। अगर बच्चे को तेज़ बुखार है, जो क्योंकि झटके बुखार में ही आते, कोई भी झटके में अगर बुखार है तो आपको उसका आंख ठंडा करने के लिए पानी का कपड़ा लेकर उसके पूरे आंख पे पोंछना है। और रुकना है, जब तक झटके नहीं रुकते तब तक आपको वेट करना है। जनरली 5 से 10 मिनट तक झटके रुक जाते, और जब झटके रुक जाए तो बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है। क्या नहीं करना चाहिए? पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे के बॉडी मूवमेंट हो रहे तो हम उसको रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए, वो अपने आप ही रुक जाएंगे। सिर्फ इतना ध्यान देना चाहिए कि बच्चा गिर ना जाए। कभी कभी हम घबराहट में बच्चे को अकेला छोड़ देते और बच्चा गिर जाता है, इससे सर पे भी मार लग सकता है और उससे जान को भी खतरा हो सकता है। जब झटके चालू है तो बच्चे को दवाखाने में ले जाने की गड़बड़ी मत कीजिए। बहुत सारे पुराने लोग, आजकल मैं कम देख रहा हूँ ये चीज़, फिर भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कांधा सूंघाना या चप्पल सूंघाना ये गलत है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको ये ध्यान देना है कि ये चीज़ें नहीं करें। जब बच्चे का झटके आ रहे हैं तो उसका मुंह खोलने की कोशिश मत कीजिए। इसके अलावा मुंह में कुछ डालने की कोशिश मत कीजिए। और जब बच्चा झटके रुक गए तो इमीडिएटली खाने के लिए मत दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही करना है, इसलिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। लेकिन जब बुखार है तो क्या करना चाहिए और बच्चा कॉन्शियस है तो क्या करना चाहिए?
तो जब बुखार है तो आपको एंटीपायरेटिक मेडिसिन आपके डॉक्टर ने दी होंगी पहली बार, या इसके पहले झटका है तो आपको डॉक्टर ज़रूर देगा। तो बुखार की दवा रखना है, मैं आपको आगे चार्ट में आपको समझाऊंगा। और जैसे बुखार चार्ट में आपको समझाऊंगा। और फ्रीजियम गोली अगर इसके पहले झटका आए तो डॉक्टर ने आपको फ्रीजियम की गोली ज़रूर दी होंगी, वो आपको घर पे हरदम रखना है। शादी में जाए, कहीं घूमने जाए, मैके जाए, कहीं भी जाए, बुखार की दोनों दवा और फ्रीजियम की गोली आपको अपने साथ रखना है और साथ में लेके जाना है। और जैसे ये दवा तीनों दे और मैं जो चार्ट में आपको समझाऊंगा वो प्रोसीजर हो गया तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट लेना है। तो बुखार है तो सबसे पहले क्या करना है, पैरासीटामोल देना है। आपके डॉक्टर से पूछ लेना है कौन सी पैरासीटामोल की दवा है और उसका डोज भी आपको पूछना है और वो आपको देना है। इसके अलावा उसके सभी कपड़े पूरे सर से लेकर पैर तक खोलना है और पानी का कपड़ा लेके, सादा पानी का कपड़ा लेके सर से लेकर पैर तक पोंछना है। अगर बुखार रुक जाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। अगर बुखार नहीं रुकता है तो बुखार की दूसरी दवा मेफेनिक एसिड, उसका भी डोज आपको डॉक्टर से पहले पूछना है, वो भी आपको देना है और पोंछते रहना है बच्चों को जब तक उसकी बुखार नहीं रुक जाती। और फ्रीजियम की गोली जैसे मैंने कहा आपको डॉक्टर के एडवाइस के डोज के एडवाइस के हिसाब से देना है। तो बच्चों को स्पंजिंग कैसा करना है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि ठंडे पानी से स्पंज नहीं करना है। टेपिड वाटर मतलब टैप वाटर लेना है। आपको लगता है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठंडी के दिनों का मौसम चल रहा है, तो थोड़ा सा गर्म पानी मिलाना है, या बहुत ज़्यादा पानी गर्म है तो थोड़ा ठंडा पानी मिलाना है और स्पंज करना है। सिर्फ सर पे पट्टे रखने से बुखार कभी नहीं कम होंगे। आपको सर से लेकर पैर तक पूरे आंख को ऐसा लपेट लेना है या ऐसा पोंछते रहना है और जब तक बच्चा ठंड नहीं जाए, उसका आंख ठंड ना हो जाए, तब तक आपको कंटिन्यू स्पंज करना है। अगर बच्चे को झटके एक बार आ चुके तो उसको वापस आने के चांसेस है क्या? यस, अराउंड 10% चांसेस है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर इसमें ज़्यादा आने के चांसेस है। अगर पहला झटका 1 साल की पहली उम्र में आता है तो डेफिनेटली आगे झटके आने के चांसेस है। अगर 24 घंटे के अंदर के बुखार में झटका आता है तो वापस से झटके आने की चांसेस है। उसको घड़ी घड़ी हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, अलग अलग कारण से वो बीमार पड़ रहा है, तो आपको डेफिनेटली आगे झटके आने के चांसेस है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में झटके की कोई बीमारी है या फेब्राइल कन्वर्जन की हिस्ट्री है तो डेफिनेटली उसको वापस से झटके आने के चांसेस है। और आयरन की कमी जैसे मैंने ऑलरेडी कहा हूँ, कैल्शियम की कमी जैसे मैंने ऑलरेडी कहा हूँ, वो भी कमी होने से आपको बच्चे के झटके आने के चांसेस होते हैं। इसलिए आयरन और कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है उसको मेडिसिन से आपको कवर करना है। मेरे बच्चे को बुखार में झटके आते हैं, आगे चल के उसको झटके की बीमारी हो सकती है क्या? आंसर है नहीं, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होता है। झटके की बीमारी जैसे कॉमन पब्लिक में होते हैं चांसेस आने के, उतने ही झटके की बीमारी वाले बच्चों में भी होती है, इसलिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है। जैसे आपने मुझे मेडिसिन दी, बुखार की दवा दी और दवा देने के बाद मेरे बच्चे का बुखार उतर जाता है, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना जरूरी है क्या? डेफिनेटली जाना जरूरी है, क्योंकि बुखार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मलेरिया में भी बुखार आ सकती है, टाइफाइड में भी आ सकती है, डेंगू में भी आ सकती है और बहुत सारी बीमारी है। बुखार की दवा से सिर्फ बुखार 2, 4, 6 घंटे के लिए उतर जाएंगी, ना उससे मलेरिया कम होगा, ना डेंगू कम होगा, ना कोरोना इन्फेक्शन कम होगा, ना टाइफाइड कम होगा। इसलिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। इसलिए बुखार की दवा से सिर्फ आपको टेम्परेरी झटके ना आए और टेम्परेरी बुखार कम करना है। जैसे रात को 2 बजे बुखार आती है तो आप दवा देके बुखार की देके आप उसकी कम कर सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। इसलिए मैं हरदम कहूँगा कि अगर आपके बच्चे को झटके नहीं भी आए और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके पास बुखार की दवा है तो बुखार की दवा पे कभी घर पे मत वेट कीजिए। मेरा अनुभव ऐसा है, बुखार के पहले दिन आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो आप सिर्फ 100 रुपये खर्चा करेंगे। अगर आप तीसरे दिन जाते हैं तो 1000 रुपये खर्चा करेंगे और अगर आप 5वें दिन जाते हैं तो 10,000 से लेकर ज़्यादा भी पैसा आप खर्च कर सकते हैं। इसमें आपका पैसा भी जाता है और बच्चे की जान को भी खतरा बढ़ सकता है। इसलिए बुखार आने के बाद आप जितना जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे उतना आपका पैसा कम खर्च होगा, उतने इन्वेस्टिगेशन कम होंगे, उतने एडमिट होने के चांसेस कम होंगे और जान को खतरा कम होगा। तो हमारे कुछ बुक्स है, हसत खेलत बाल विकास, बाल संस्कार, ये बुक्स आप पढ़ सकते हैं। इसमें बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है। हसत खेलत बाल विकास 2 से 6 साल के बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चों की पढ़ाई कैसी लेना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना कैसा चाहिए और अलग अलग प्रकार के संस्कार कैसे डालना चाहिए, अलग अलग गुण जैसे सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, डिसिप्लिन, ये सब टॉपिक्स पर हमने काफ़ी डिस्कशन किया है। अगर आप इसको लेते हैं और पढ़ते तो आपको इसमें फ़ायदा होगा। बाल संस्कार एक बुक है जिसमें 6 से 13 साल के बच्चों के लिए, इसमें घर में आने वाले अलग अलग प्रॉब्लम और बच्चों को संस्कार कैसे दिए जाते हैं और घर के जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, जैसे 2 भाई बहन झगड़ा कर रहे हैं, बच्चा टीवी बहुत ज़्यादा देख रहा है, मोबाइल ज़्यादा देख रहा है, यह सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया गया, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक में पॉजिटिव पेरेंटिंग बोल के ग्रुप है या पेज है, आप इसको ज्वाइन कीजिए। ये बुक्स जो मैंने आपको बताया वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के ब्लॉग्स है, इंग्लिश में है, मराठी में है और बहुत सारे वीडियोस है जिसको आप देख सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं,
आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये नंबर से आप ज्वाइन करने पे रिक्वेस्ट भेजिए कि प्लीज़ ज्वाइन मी, तो हम आपको ज्वाइन करेंगे। वीकली आपको 1 या 2 मैसेज इस बारे में आएंगे। और यूट्यूब डॉक्टर आशीष अग्रवाल पे अलग अलग वीडियोस, ये भी वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। अलग अलग वीडियो, अलग अलग बीमारियों के बारे में वीडियोज़ देख सकते हैं, पेरेंटिंग भी देख सकते हैं। और बच्चों के लिए भी हमने वीडियोज़ बनाए, टीनेजर्स के लिए, जिससे आप बच्चों के डेवलपमेंट, बच्चों की पढ़ाई, करियर कैसा चॉइस करना चाहिए, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। हमारा काउंसलिंग सेंटर है। काउंसलिंग सेंटर हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं। जैसे बच्चा नहीं सुन रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, मार्क्स कम आ रहे, मोबाइल एडिक्शन है, टीवी एडिक्शन है, कॉन्फिडेंस कम है, तो इस पर हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। बच्चों की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, मार्क्स कम आ रहे, पढ़ाई करने के बाद भी मार्क्स कम आ रहे, एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक हो रहे, एग्ज़ाम का फियर बहुत है, लैक ऑफ सेल्फ बिलीव है, एग्ज़ाम एंजाइटी है, इसका अगर प्रॉब्लम है तो हम बच्चों की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। और कुछ बच्चे जैसे छोटे बच्चे होते हैं 1 साल के या 2 साल के, उनमें डेवलपमेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं। कुछ बच्चे देर से चलते हैं, देर से बोलते हैं, कुछ बच्चे बहुत 2-2.5 साल के बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब एक जगह बैठ ही नहीं सकते। इससे भी बच्चों की काउंसलिंग और उसके डायग्नोसिस के लिए हम आपको मदद कर सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत शाई होते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी की तरफ देखते नहीं बात करते वक्त, अपने अपने अकेली दुनिया में खेलते रहते, ऐसे भी बच्चों के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ बच्चे रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कुछ बच्चे बी को डी लिखते हैं, 6 को 9 लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, या पढ़ते वक्त कुछ लाइन्स को या कुछ वर्ड्स को भूल जाते हैं, इसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। इस तरह के भी प्रॉब्लम का हम ऑनलाइन काउंसलिंग या डायरेक्ट काउंसलिंग भी कर सकते हैं। और कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं। स्लो लर्नर मतलब जो बच्चा क्लास 1 में सीखना चाहिए वो बच्चा 4th क्लास में जाके सीखता है, स्लो सीखते हैं। तो ऐसे बच्चों को कैसा हैंडल करना चाहिए और उनके एजुकेशन में कैसा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, इस बारे में हम काउंसलिंग पेरेंट्स की करते हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरह की काउंसलिंग तो हमारे हॉस्पिटल में डायरेक्ट आप आ सकते हैं, या ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ये नंबर पे आप एक रिक्वेस्ट भेजिए तो हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी कर सकते हैं, अगर आप नांदेड़ में नहीं रहते हैं तो। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको ये लेक्चर से बहुत फ़ायदा होगा। और फेब्राइल कन्वर्जन में अगर आपके बच्चों को इसके पहले झटके आए तो इसको ज़रूर देखिए, और अलग अलग पेरेंट्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आगे भी उनके बच्चों को और उनकी फैमिली को इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए